कि सहयोगी दलों को भाजपा ने सख्त हिदायत दी है। पार्टी प्रवक्ता निर्मला ने दिल्ली में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा है कि अगर एनडीए के सहयोगी दलों का ध्यान अगर भाजपा के मुख्यमंत्रियों की कार्यशैली पर होगा तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। साथ ही निर्मला ने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो भी टिप्पणी की गई है भाजपा उसे खारिज करती है। दरअसल भाजपा ने एनडीए के सहयोगी दलों से आपस में लड़ने के बजाय यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की अपील की है। वहीं भाजपा के कड़े रुख के बाद जदयू नेता बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। पार्टी नेता नरेंद्र मोदी का नाम लेने को भी तैयार नहीं दिख रहे। पटना पहुंचने पर जदयू सांसद मोनाजिर हसन ने कहा कि नीतीश कुमार ने किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। हम लोगों ने किसी के खिलाफ मुख्यमंत्री जी ने तो कहा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने अपने आगे क्या करना है और हमारा मॉडल क्या होगा देश के प्रधानमंत्री का, इसका वर्णन किया है। किसी पर व्यक्तिगत कटाक्ष तो किया गया नहीं है। अगर कोई उसका अन्यथा लेता हो तो उसका कोई दवा नहीं। जनता दल यूनाइटेड ने भाजपा द्वारा दी गई हिदायत को लोकतंत्र का हिस्सा बताया है। जदयू नेता साबिर अली ने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड कहां ध्यान दे और कहां नहीं, ये उसे अच्छी तरह पता है। साथ ही साबिर अली ने कहा कि देश में सभी को अपनी बात रखने की आजादी है, इसलिए भाजपा को जो कहना है कहे। जेडीयू कहां ध्यान दे और कहां नहीं ध्यान दे, ये जेडीयू को बहुत अच्छी तरह पता है। और मैं समझता हूं अगर पता नहीं होता तो बिहार में जो स्थिति थी और जो सिचुएशन थी, आज नीतीश कुमार इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता के जगह पे बैठे हैं। ये किसी की बदौलत नहीं है, ये उनकी अपनी बदौलत है। हर पार्टी को, हर लोगों को ये देश में छूट है कि जो अपनी बात को जिस तरह रखना चाहे रखे। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, खबरें जारी है। जो है मुंबई अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन करें। खबर अब जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए खबरें वही हों जो रोज नींद से जगाए अलार्म बनकर, गरम चाय की तरह तरोताजा करे हर सुबह और तैयार करे दिन भर के लिए। सुप्रभात मध्य प्रदेश, हर सुबह 7 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जर्मनी दौरा, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत, दोनों देशों के बीच हुए कई समझौते। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर राजस्थान से है। संदेश यात्रा के तीसरे चरण का रविवार को जमुआ रामगढ़ से आगाज हुआ। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने जनसभा के दौरान भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे पर जमकर निशाना साधा।
गहलोत ने कहा कि जो उस वक्त का लुटेरा था वो आज देश का भगोड़ा है। जिनका पासपोर्ट जब्त हो गया वो इनके परम मित्र हैं। वहीं पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक ने भी स्वराज संकल्प यात्रा को लेकर जमकर प्रहार किए। लुटेरों की सरकार आ गई, जो छिपके नहीं किया, छीना तान के बेईमानी की, लूटा, करप्शन किया, ऐसी मिसाल हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी। आप चौड़े धारे बड़े बड़े रामबाग होटलों में बैठ करके, बंबई में अपने बंगलों में बैठ करके, बड़ी बड़ी पार्टियों को बुला करके सौदे होते थे, फिर फैंड होते थे। अब इनकी पार्टी के लोग ही कहने लग गए हैं, वो लुटेरे वापस आ रहे हैं। पहले सौदे होते थे बंबई में बैठ करके, वो लुटेरा देश का भगोड़ा है, देश का अपराधी है। वो बैठा हुआ है लंदन के अंदर, जहाँ इनके तार जुड़े हुए हैं, लंदन रोज जाना आना इसीलिए हो रहा है। वो लुटेरा वहां बैठ के सौदे करना चाहेगा। आजकल तो कंप्यूटर में सौदे होते हैं राजस्थान में, देश में। इनके प्रिय मित्र हैं वो। आप बताइए वो सौदे कैसे होने देंगे हम लोग? हम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। ये हम सबका संकल्प होना चाहिए राजस्थान वासियों की। मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस संदेश यात्रा लेकर आने के पीछे मकसद यही है कि केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने पिछले सालों में किस तरह से तरक्की करने का काम किया, उसका एक ब्यौरा हम सारे लोगों के सामने रखे। निशुल्क इलाज और निशुल्क जांच अगर सुराज नहीं है तो और क्या हो सकता है? जमुआ रामगढ़ के बाद कांग्रेस की संदेश यात्रा का काफिला शाहपुरा पहुंचा, जहां सीएम गहलोत, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक और पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। गहलोत ने अपने संबोधन में प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में ऐतिहासिक काम हुए हैं। गहलोत ने कहा कि सरकार गरीबों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। गहलोत ने भाजपा और वसुंधरा राजे पर भी जमकर निशाना साधा। शाहपुरा के बाद गहलोत ने कोटपुतली में भी जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने कांग्रेस संदेश यात्रा के तीसरे चरण से पहले एक बार फिर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वसुंधरा राजे पर जमकर निशाना साधा है। संदेश यात्रा के लिए रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में गहलोत ने कहा कि भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन वसुंधरा राजे पर लगे आरोपों के मामले में उन्हें अभी क्लीन चिट नहीं मिली है। गहलोत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने आरोपों को गलत नहीं बताया है, बल्कि इनकी जांच लोकायुक्त से कराने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि लोकायुक्त के दफ्तर में सभी मामले हैं और लोकायुक्त इनकी जांच कर रहे हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा रविवार को 11वें दिन छोटी सादड़ी पहुंची। वसुंधरा राजे का यहां जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। वसुंधरा राजे ने यहां विशाल जनसभा को संबोधित किया। राजे ने अपने संबोधन में सरकार पर जमकर प्रहार किए और सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल को विफल करार दिया। वसुंधरा राजे ने जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा और कहा कि बिजली, पानी और सड़क की समस्या विकराल है। साथ ही महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने में भी सरकार विफल रही है। वसुंधरा ने जनता को नए राजस्थान का नारा दिया और कहा कि हम सब मिलकर एक नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। छोटी सादड़ी के बाद वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा बड़ी सादड़ी पहुंची। इस दौरान जनसभा में महंगाई को लेकर वसुंधरा राजे ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। वसुंधरा राजे ने कहा कि सूबे में बिजली और पानी का संकट है, जिससे लोगों को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। वसुंधरा राजे ने कहा कि सरकार ने बेरोजगारों के साथ धोखा किया है। 4.5 साल में केवल 50,000 युवाओं को रोजगार दिया गया है, जो ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। वसुंधरा राजे ने सरकार की योजनाओं पर भी निशाना साधा। यहां लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, फिर लौटते हैं। खास खबर तब होती है जब कोई बात हो उसमें आम खबरों की भीड़ जो दिखाई अलग से। ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं खास खबर। आवारा हूँ
या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसी, सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी, खबर ताजा नहीं तो सुबह की खबर कैसी। इसीलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें, सुप्रभात छत्तीसगढ़ में हर सुबह 7:30 बजे। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर की शान, जिसमें झलकती है राजस्थान की संस्कृति, जो करता है मेलों और त्योहारों से सराबोर। जरूर से देखिएगा रसोई से का मेवाड़ महोत्सव 13 और 15 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV पर। तमाम रोशनी के बीच जिसने पलके नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जैसलमेर की सीमावर्ती बबलियानवाला चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को रविवार को मरा हुआ बाज मिला। बाज के शरीर पर एंटीना और ट्रांसमीटर लगा हुआ था। जवानों ने इसकी सूचना सीमा सुरक्षा बल के उच्चाधिकारियों को दी, जिस पर उच्चाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान क्षेत्र में शिकारियों द्वारा बाज के जरिए शिकार के लिए इस तरह की तकनीक काम में ली जाती है और किसी परिस्थितिवश बाज की मौत हो गई और वो यहां आकर गिर गया। पारदर्शिता के तमाम दावों के बाद भी पुलिस भर्ती प्रक्रिया में धांधली हो रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है बीकानेर की पुलिस लाइन में, जहां नए रंगरूटों को अदब और अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले हवलदार मेजर और हेड कांस्टेबल राजाराम बिश्नोई ने अपने भतीजे को सिपाही बनाने के लिए सभी नियमों को दरकिनार कर कांस्टेबल सुखदेव को मुन्ना भाई बनाकर दौड़ा दिया। हालांकि बाद में अभ्यर्थी की जगह दौड़ रहे कांस्टेबल सुखदेव, हेड कांस्टेबल राजाराम समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर बिहार से है। गोपालगंज की एक नाबालिग लड़की से ट्रेन में सामूहिक दुष्कर्म किया गया है और फिर उसे चलती ट्रेन में नीचे फेंक दिया गया। गंभीर हालत में लड़की समस्तीपुर के दल सिंह सराय में जीआरपी को मिली, जिसके बाद उसके इलाज के लिए पीएमसीएच लाया गया। पीड़ित की हालत नाजुक है। लड़की ने जो बयान दिया उसके मुताबिक वो अपने प्रेमी के साथ कोलकाता जा रही थी। इसी दौरान उसके प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ दुष्कर्म किया और उसे ट्रेन से नीचे फेंक दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक उसके सिर में गंभीर चोट लगी है, साथ ही कई जगहों पर हड्डियां भी टूट गई हैं। इधर जहानाबाद में उत्पाद अधीक्षक रेणु कुमारी की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। रेणु के परिजनों ने उसकी हत्या की बात कही है और जिला परिषद के अध्यक्ष के देवर और उसके पार्टनर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। साथ ही पोस्टमार्टम पर भी सवाल उठाए हैं। मृतक के पति ने कहा कि शराब दुकानों की बंदोबस्ती को लेकर उसे बार बार धमकी मिल रही है। गौरतलब है कि 12 अप्रैल को रेणु कुमारी का शव उनके आवास में लटका हुआ, पंखी से लटका हुआ मिला था। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर। नमस्कार।
ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी डॉक्टर नेहा। आज हम करेंगे वक्रासन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देखेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। उत्तान पादासन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाते हैं, दोनों पैर मिले हुए, अपने शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखते हुए दोनों हाथ थाइस के पास में। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को 60 डिग्री एंगल पर ऊपर उठाएंगे। सिर, गर्दन और छाती भी, दोनों हाथ भी ऊपर उठा लें। कुछ सेकंड्स के लिए बने रहें और जब वापस आए तो बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पहले सिर जमीन पर रखें, फिर पैरों को आराम से रखें। इस तरह से एक बार फिर से करेंगे। दोनों हाथों से पैर के अंगूठे पकड़ने की कोशिश करें। इस बार सिर जमीन पर ही रखेंगे, सिर को जमीन से ऊपर नहीं उठने देंगे और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते हुए दोनों हाथ जमीन पर और पैरों को बिल्कुल धीरे धीरे सीधा लेकर जाएंगे। फिर से करेंगे एक बार। ध्यान रखेंगे जब वापस आएंगे तो घुटनों से पैर को नहीं मोड़ेंगे, पैर के अंगूठों को देखने की कोशिश करें। वक्रासन को करने के लिए दोनों पैर सामने से खोल लें। पहले दोनों पैर मिलाकर रखें, दोनों हाथ थाइस के पास में रखें, रीढ़ की हड्डी को भी बिल्कुल सीधा रखें, दृष्टि सामने रखते हुए। अब धीरे से अपने बाएं पैर को, लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़ते हुए दाहिने पैर के नीचे की तरफ ले जाएंगे और दूसरे पैर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब जो पैर ऊपर की तरफ मोड़ रखा है उसका विपरीत हाथ कोहनी से मोड़ते हुए थाइस का अधिकतम प्रेशर पेट की तरफ बनाएंगे और दूसरा हाथ कमर के पीछे लपेट लेंगे। श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए अधिकतम पीछे की तरफ देखेंगे, अर्थात दोनों कंधों को एक सीध में करने की कोशिश करेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन में बने रहें, रिलैक्स करें। इस तरह से बदल बदल के करेंगे। अपना दाहिना पैर ऊपर की ओर उठाएं, बायां पैर नीचे की तरफ और जो पैर ऊपर की तरफ उठा हुआ है उसका विपरीत हाथ कोहनी से मोड़ते हुए थाइस का अधिकतम प्रेशर पेट की तरफ बनाएंगे। बदल बदल के करते रहें इस तरह से। पूरा पीछे की तरफ देखें, अधिकतम कमर से ट्विस्ट करें स्पाइन को और श्वास की स्थिति का भी ध्यान रखेंगे। श्वास को बाहर निकालते हुए अधिकतम ट्विस्टिंग करेंगे, अर्थात पीछे की तरफ देखेंगे। दूसरी तरफ से करेंगे, रिलैक्स करेंगे, सामान्य कर लेंगे श्वास को। बेहद उपयोगी है ये वक्रासन का अभ्यास। जो लोग अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास नहीं कर पाते वे इस तरह से वक्रासन का अभ्यास करके इस आसन का लाभ ले सकते हैं। अर्थात जिनको डायबिटीज रहती है, पेट संबंधी तकलीफ जिनको रहता है, मोटापा है, कब्ज की शिकायत जिनको रहती है या फिर अपच की शिकायत जिनको रहती है, लोअर एब्डोमेन पे जिनकी एक्स्ट्रा फैट रहती है, उनके लिए बेहद उपयोगी है ये वक्रासन का अभ्यास। घुटनों में तेज दर्द हो तो जबरदस्ती पैरों को पूरा मोड़कर इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। और ध्यान रखें जब पीछे की तरफ जाएं तो दोनों कंधों को भी एकदम सीध में करने की कोशिश करेंगे, श्वास को बाहर निकालते हुए। आज का योग मंत्र है, जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो वे कोई भी आगे झुकने वाला आसन जब करें तो ध्यान रखें दृष्टि अपनी सामने की ओर रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात, स्वागत है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। आइए जानते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। गुणवत्ता एवं गुड़ बनाने की प्रक्रिया पर एक जानकारी। थ्रेसर की देखरेख एवं मरम्मत। गन्ना की खेती नकदी फसल के रूप में मध्य प्रदेश में बड़े क्षेत्रफल में की जाती है, जिसे मुख्य रूप से किसान भाइयों द्वारा शुगर मिल पर भेजकर उससे अच्छी आय की प्राप्ति करते हैं। वहीं कुछ क्षेत्रफल के किसान भाई गन्ने का गुड़ बनाकर लाभ कमाते हैं। अतः जो किसान भाई इस समय गन्ने की कटाई करके गुड़ बनाने वाले हैं, गुड़ बनाने की तकनीकी बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही गुड़ बनाएं, क्योंकि प्रायः गुड़ बनाने की प्रक्रिया में खामियों से उनके गुड़ की गुणवत्ता, रंग तथा भंडारण क्षमता कम होने के फलस्वरूप उनको उचित लाभ नहीं मिल पाता है। अगर उन प्रमुख खामियों की बात करें तो उसमें प्रमुख रूप से गुड़ हेतु गन्ने की सही अवस्था और सही तरीके से कटाई एवं सफाई न करना, पेराई के उपरांत रस को किस प्रकार गर्म किया जाए, कितनी देर तक किस तापक्रम पर रखा जाना चाहिए, गुड़ बनाने की अवस्था की पहचान क्या है आदि कई बातों की जानकारी नहीं होती है, जिसके फलस्वरूप उनकी गुड़ की बाजार में अच्छी मांग एवं अच्छी आमदनी नहीं प्राप्त होती है। अतः किसान भाइयों, गुणवत्ता युक्त एवं सही आकार के गुड़ का निर्माण किस प्रकार से करें जिससे कि बाजार में अच्छी मांग के साथ साथ उपभोक्ता पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े, इस विषय पर आपको संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं एक प्रगतिशील किसान पुसुलाल पटेल। सबसे पहले गन्ने की कटाई की जाती है, इसके बाद उसको छीला जाता है। छीलने के बाद वहाँ से गन्ना उठा करके गाड़ी में या कंधा में लेकर आते हैं। फिर इसके बाद चरखी के पास रखते हैं। चरखी के पास रखने के बाद फिर मशीन हो या पड़ा हो, अभी हम मशीन से पेर रहे हैं, तो मशीन चालू करके और गन्ना उसमें डालते हैं चरखी में। डालने के बाद फिर उसके नीचे एक पीपा रहता है, तो वो चरखी का जो रस है वो पीपा में आके गिरता है। इसके बाद जब पीपा भर जाता है तो फिर जाके कढ़ाव में हम उसको डालते हैं। कढ़ाव में डालते हैं, डालने के बाद जब पूरा हो जाता है हमारा 10 टीन या 11 टीन ऐसे, ये पूरा होने के बाद में फिर उसको हम गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद जब उसमें उबाल आता है तो उसमें मरी निकलती है, तो उसका कचरा जो निकलता है उसको जब तक कचरा साफ न कर ले तब तक उसको हम झाड़ा से निकालते रहते हैं। और जब साफ हो जाता है तो फिर उसको अच्छे ढंग से पकाते हैं। इसके बाद जब पक जाता है, पकने के बाद फिर उसको हम चाक में डालते हैं। चाक में डालने के बाद फिर उसको थोड़ी देर 5 मिनट रुके के बाद में, और फिर उसमें लोहा के जो चटुआ रहते हैं उसको हिलाते रहते, मतलब ठंडा करने के लिए। फिर जब ठंडा हो जाता है तो इसके बाद फिर उसको हम कपड़ा की झोरी में रख के और बांधते हैं। बांधने के बाद जब पूरा बन जाता है और 3-4 घंटे के बाद वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद फिर उसको छोड़ करके और जमीन में रख देते हैं। जमीन में रख के फिर मंडी में ले जा करके उसको बेचते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने एक कृषक के अनुभवों को सुना। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, अच्छे गुड़ बनाने हेतु गन्ने की कटाई के समय गन्ने का वृक्ष प्रतिशत 21 से अधिक होना चाहिए तथा कटाई उपरांत गन्ने की जड़ों में लगे मिट्टी, सूखी पत्तियों एवं पूरी तरह से साफ कर लेना चाहिए एवं गन्ना कटाई के 6 घंटे बाद रस हेतु पेराई करना चाहिए
तथा 12 घंटे पूर्व गन्ने की पेराई कर रस को निकाल लेना चाहिए। पेराई मशीन का बेलन क्रोमियम धातु का होना चाहिए। गन्ने से रस निकालते समय उसको 2 बार छानना चाहिए। इसके उपरांत गन्ने के रस को 2 घंटे के लिए स्थिर रख देना चाहिए। इसके उपरांत गन्ने के रस को 25 मिनट तक 85 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करना चाहिए। तत्पश्चात 1000 लीटर गन्ने के रस की गंदगी एवं अशुद्धता निकालने हेतु 2 किलो रान या भिंडी या फालसा के रस को कढ़ाई में सफाई हेतु डालना चाहिए तथा जो अशुद्ध पदार्थ ऊपर आवे उनको 10 से 15 मिनट के अंदर निकाल लेना चाहिए। जब गन्ने का रस 40 मिनट की अवस्था पर यानी गन्ने के रस का तापमान 97 डिग्री सेल्सियस हो तो उस समय 250 ग्राम चूना का प्रयोग करना चाहिए, जिससे गुड़ का पीएच मान 5.5 से 6.5 आ जाता है। इससे गुड़ के अच्छे रंग के साथ साथ भंडारण की क्षमता अधिक रहती है। जब गुड़ के रस का तापमान 98 डिग्री तथा 70 मिनट की अवस्था पर इसी तापमान पर हो तो गुड़ की पूरी शुद्धता एवं आकर्षक रंग हेतु 35 ग्राम हाइड्रॉस पाउडर डालना चाहिए। इसके उपरांत गन्ने के रस के तापमान में बढ़ोतरी की जानी चाहिए, जिससे कि नीचे की तह में गुड़ का रस जलने न पावे एवं उसकी कठोरता हेतु उसमें अरंडी या मूंगफली 200 मिलीलीटर तेल डालना चाहिए तथा गन्ने के रस को 2 घंटा 58 मिनट की अवस्था भाप के रूप में उड़ाते रहना चाहिए, जब तक कि गन्ने के रस का तापमान 118 से 120 डिग्री सेल्सियस तक न पहुंच जाए। इसके उपरांत गुड़ पकने की जांच हेतु लकड़ी के हत्थे से गन्ने के रस को उठाना चाहिए तथा उसे नीचे की तरफ गिराना चाहिए। यदि गिराते वक्त रस की धार टूट जाए या चट चट की आवाज आए तो समझना चाहिए कि गुड़ पक गया है। इसके 2 मिनट बाद तापमान को 96 डिग्री सेल्सियस पर कर गन्ने के रस से बने राब को लकड़ी के हत्थे से चलाते रहते हैं। फिर 5 से 6 मिनट दोबारा गर्म राब को चलाना चाहिए तथा 91 से 92 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म राब को इकट्ठा करना चाहिए। इसके उपरांत 85 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उसको जिस आकार का बनाना चाहते हैं उस आकार का बना सकते हैं। गन्ने के रस को आग पर चढ़ाने से लेकर गुड़ बनाने तक प्रक्रिया में लगभग 4 घंटे का समय लगता है। अच्छे गुड़ में रासायनिक गुणवत्ता इस प्रकार होनी चाहिए: सुक्रोज 80%, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज 10%, आर्द्रता 6%, अघुलनशील घटक 1%, सल्फर डाइऑक्साइड 70 ppm, राख एवं अन्य पदार्थ 6%। इसके साथ साथ इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अच्छा रंग लाने हेतु नुकसानदायक रसायनों का प्रयोग न किया हो। यदि भौतिक गुणवत्ता की बात करें तो गुड़ का रंग लाल लिए हुए तवे के रंग का होना चाहिए तथा रवेदार एवं मीठा होना चाहिए। इस प्रकार किसान भाइयों, अगर बताई गई वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर आप गुड़ तैयार करेंगे तो बाजार में आपके गुड़ को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और आप अच्छा लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। खाद्यान्न वर्गीय फसलों में धान की बात करें तो इसका प्रमुख स्थान है। इसकी खेती हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ, रबी एवं जायद तीनों मौसम